Hello dear students, welcome to our YouTube channel EnviroSci Simplified। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स एंड थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। माय नेम इज चंद्र कुमार। चलिए आज का हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो लिटरली बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अगर हम इस शब्द का देखें, शाब्दिक अर्थ देखें अगर इस वर्ड का, तो बायो का मतलब होगा, बायो मीनिंग लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी और वेरिएबिलिटी या डिफरेंट टाइप्स। सो बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ वैरायटी एंड रिचनेस ऑफ लाइफ इन बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में बायोस्फीयर में जितने टाइप्स के वैरायटी हैं और रिचनेस है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में, ठीक है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में जितने भी तरह के लाइफ हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हो या फिर माइक्रोब से बड़ा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में जो भी वेरिएबिलिटी है या वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर मोर स्पेसिफिकली टू रेफर टू ऑल द स्पीसीज इन वन रीजन और इकोसिस्टम, बिकॉज इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो या एनिमल्स हो और ह्यूमंस हो, सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें अलग अलग वैरायटी या डिफरेंट टाइप्स को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोडाइवर्सिटी इनकम्पासेस द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ फ्रॉम माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया टू मैसिव एलिफेंट। ठीक है, यानी एक छोटे से माइक्रो बैक्टीरिया से लेकर बड़े से एलिफेंट तक लाइफ फॉर्म्स जितने भी हैं, सभी में जो भी वैरायटी या अलग अलग वेरिएबिलिटी है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन थ्री की कंपोनेंट्स क्या है इसका, कि ये स्पीसीज में भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, इकोसिस्टम में हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बायोलॉजिस्ट वॉल्टर जी रोजन इन 1985। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किन्होंने दिया था? वॉल्टर जी रोजन, वॉल्टर जी रोजन, ये आप नाम याद रखेंगे, वॉल्टर जी रोजेन इन 1985। और उन्होंने इसे डिफाइन किया कि द रिचनेस इन वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन रीजन, यानी और हैबिटाट, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटाट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो भी वैरायटी हो, चाहे वो स्पीसीज का हो या जेनेटिक हो या फिर पूरे इकोसिस्टम का हो, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के थ्री टाइप्स हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये हमें देखने को मिलेगा वेरिएशन विद इन स्पीसीज। ठीक है, विद इन स्पीसीज और स्पीसीज के अंदर जो जीन्स जेनेटिकली। स्पीसीज डाइवर्सिटी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग टाइप्स के जो स्पीसीज हैं उसे हम क्या बोलेंगे, यानी उसमें जो वेरिएशंस होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स और इकोसिस्टम, अगर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के टाइप्स हों, वैरायटी होंगे, तो उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, तो वेरिएशंस ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज क्रिएट्स यूनिक ट्रेट्स लाइक आई कलर, हाइट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। किसी भी स्पीसीज के जो जीन्स हैं उसमें एक यूनिक ट्रेट्स होता है, और उसी ट्रेट्स के कारण ही सभी जितने भी स्पीसीज हैं उनका जो आई कलर अलग होगा, हाइट अलग होगा, उनका डिजीज रेजिस्टेंस का क्षमता अलग होगा, कैपेसिटी अलग होगा। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि वो जीन के थ्रू वो चीज है, यानी जीन के थ्रू वो वेरिएशंस है। दिस डाइवर्सिटी इनेबल्स स्पीसीज टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, और इसी कारण से हम अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी अडेप्ट कर पाते हैं।
ठीक है? अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी का, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है कि द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज को देखते हैं, यानी अलग-अलग टाइप्स ऑफ स्पीशीज को देखेंगे, यानी अलग-अलग वैरायटी ऑफ स्पीशीज को देखेंगे ना, तो उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहेंगे। ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी टिपिकली इंडिकेट ए हेल्दियर मोर स्टेबल इकोसिस्टम। अगर कोई भी ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो इकोसिस्टम होगा वो ज्यादा हेल्दियर भी होगा और स्टेबल भी होगा। फॉर एग्जांपल ओशियन, आप ओशियन में ये चीज देख सकते हैं। तो ओशियन कैसा है? ओशियन स्टेबल इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्स है वो। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी द वैरायटी ऑफ हैबिtat एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी फ्रॉम ए कोरल रीफ टू ग्रासलैंड इज सपोर्टिंग यूनिक सिम्बल्स ऑफ लाइफ। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है कि जब हम वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी देखेंगे किस पे? इकोसिस्टम पे, तो उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो इट रिलेट्स वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, बायोटिक कम्युनिटी, इकोलॉजिकल प्रोसेस इन अ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो हैबिटाट्स पे भी हो सकता है या बायोटिक कम्युनिटी पे भी हो सकता है। इट आल्सो टेल्स अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम। इट रिफर्ड as a landscape diversity because it includes placement and size of various ecosystems. According to Whitaker 1965, the community diversity are of three types. यानी Whitaker के अकॉर्डिंग कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो है वो तीन तरह के होते हैं: अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अब ये बहुत तीनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ये क्या है ये देखते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी इट इंडिकेट्स डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी। अगर कोई एक कम्युनिटी है उसके अंदर उस कम्युनिटी में जो भी डाइवर्सिटी होगा उसे हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी और हैबिटेट, मतलब कि वो उसमें जो है सेम कम्युनिटी के अंदर ही वो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा, तो ऐसी डाइवर्सिटी को हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी क्या? इट इंडिकेट्स डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज, यानी कि एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, तो मान के चलते हैं ये कम्युनिटी का नाम ए हो गया, ये कम्युनिटी का नाम बी हो गया। तो ये दोनों में जो भी डाइवर्सिटी होगा, यानी इसमें कुछ अलग डाइवर्सिटी होगा, इसमें कुछ अलग डाइवर्सिटी होगा, और ये दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर जब करेंगे ना, तो इसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि इट इंडिकेट्स डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटी, यानी दो कम्युनिटी के बीच में जब डाइवर्सिटी को हम मेजर करेंगे तो उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और इसमें स्पीसीज फ्रिक्वेंटली चेंज भी हो सकता है जब हैबिटेट चेंज होगा। अगर मान के चलते हैं कि ये जो एक कम्युनिटी जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम है और ये मान के चलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो दोनों में स्पीसीज अलग अलग होगा, तो ये हमारा कैसा होगा? बीटा डाइवर्सिटी होगा। गामा डाइवर्सिटी क्या? इट रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जब हम किसी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में या टोटल लैंडस्केप पे हम डाइवर्सिटी देखेंगे कि चाहे वो हैबिटेट हो या फिर लार्ज लैंडस्केप हो, तो उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी ये गामा डाइवर्सिटी में हमारा अल्फा डाइवर्सिटी भी इंक्लूड होगा और बीटा डाइवर्सिटी भी इंक्लूड होगा। यानी कि जो गामा डाइवर्सिटी है वो समेसन है किसका? अल्फा डाइवर्सिटी का और बीटा डाइवर्सिटी का। ठीक है? अब हम बात करते हैं मेजर थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स मतलब उनके परेशानी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा किससे है? तो हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो अगर हम हैबिटेट लॉस करेंगे या फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो उससे हमारा बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कैसे है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का सबसे मेजर जो रीजन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। व्हेन पीपल कट डाउन ट्रीज, फील ए वेटलैंड, bluff a grassland और burn forest, the natural habitat of a species is changed और destroyed। जब हम पेड़ की कटाई करते हैं, ठीक है, तो वो या फिर फॉरेस्ट को जलाते हैं या किसी ग्रासलैंड को खत्म करते हैं, तो उससे हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है उस स्पीसीज का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दीज चेंजेस कैन किल और फोर्स आउट मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डिसरप्ट कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग अमंग द स्पीसीज। और इसके वजह से हमारा उस एरिया का या उस हैबिटेट का जो भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब डिसरप्ट हो जाता है और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है, यानी वहाँ का हमारा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ठीक है। अब है डिस्टर्बेंस एंड पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन, कम्युनिटी आर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। हम जो कम्युनिटी होता है वो ज़्यादातर नेचुरल डिस्टर्बेंसेस से भी अफेक्ट होता है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, ट्री फॉल हो, डिफ्लेशन बाय इंसेक्ट्स हो, और मैनमेड डिस्टर्बेंस भी कुछ कुछ हो सकता है, यानी स्पेशल एक्सटेंट या फिर पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये सबसे भी बहुत ज़्यादा हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट से यानी खतरा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। अगर हम कोई दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई न्यू स्पीसीज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। तो इस यानी या फिर इन्वेजिव स्पीसीज को हम लाते हैं, या एलियन स्पीसीज, ये इसको हम एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं एक्सोटिक को। तो ये हमारे लिए भी, ये फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होगा। क्यों? न्यू स्पीसीज एंटरिंग ए जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज। Introduction of such invasive species may cause disappearance of native species through changes biotic interaction। क्योंकि अगर हम बाहर किसी कंट्री से अपने कंट्री में कोई इन्वेसिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे यहाँ का जो नेटिव स्पीसीज है उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा, और धीरे धीरे वो हमारे यहाँ का नेटिव स्पीसीज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ यहाँ का जो बायोटिक इंटरेक्शंस होगा हमारे एक्सोटिक, वहाँ के एक्सोटिक स्पीसीज से, तो वो हमारे नेटिव स्पीसीज के लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। Invasive species are considered second only to habitat destruction as a major cause of extinction. Invasive species are considered second only to habitat destruction as a major cause of extinction of species. Exotic species are having large impact, especially in island ecosystem, which harbor much of the world's threatened biodiversity। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कुछ एक्सोटिक स्पीसीज क्या क्या है जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जैसे पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, जिसे हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं। तो ये एक ट्रॉपिकल अमेरिकन वीड से हैज इन्वेडेड मेनी ऑफ द वेकेंट एरियाज इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन इंडिया, लीडिंग टू रिमूव द लोकल प्लांट एंड द डिपेंडेंट एनिमल। तो इसके वजह से हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया के जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको ज्यादा खतरा हुआ, और अब ऑलमोस्ट 20 to 30% जो हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है वो डिक्लाइन कर गया अभी। फिर है नील पर्च। तो ये एन एक्सोटिक प्रेडेटरी फिश इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, यानी ये साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इससे हमारे पूरे इंटायर इकोसिस्टम को खतरा हुआ, चाहे लेक इकोसिस्टम को। सेवरल नेटिव स्पीसीज ऑफ द स्मॉल काइचिलिड फिश स्पीसीज दैट वर इंडेमिक टू दिस फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम। और हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो भी हमारे यहाँ पे नेटिव स्पीसीज थे वो बहुत जल्दी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, यानी उनका जो नंबर है वो कम होने लगा। फिर वाटर हाइसिंथ भी है, वाटर हाइसिंथ ये कुछ रिवर्स और लेक्स में हमारे इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाटर हाइसिंथ भी दूसरे कंट्री से ही हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये वाटर हाइसिंथ स्पेशली इनका इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रैसिपस मार्ट। It is an aquatic weed commonly in water bodies across South Asia including India. दिस इज नॉट एन इंडिजिनियस स्पीसीज, ये हमारे यहाँ का इंडिजिनियस स्पीसीज नहीं है, बट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एज एन ऑर्नामेंटल एक्वाटिक प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका। यानी ये साउथ अमेरिका से हमारे इंडिया में एज अ ऑर्नामेंटल एक्वाटिक प्लांट के रूप में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। द प्लांट प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स दैट हैव ए हाई एस्थेटिक वैल्यू, और ये देखने में बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका एक पर्पल कलर का फ्लावर्स होता है। ठीक है, फिर है लैंटेना कैमरा। ये लैंटेना कैमरा जिसको हम पुटूस कहते हैं, हमारे इंडिया में इसे पुटूस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारे इंडिया का नहीं है, ये जो पुटूस है ये भी हमारे इंडिया का नहीं है। ये हमारे इंडिया में अमेरिकन कंट्रीज से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, तो ये सारे हमारे सबसे बड़े क्या हैं, मेजर थ्रेट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। आप एग्जाम्पल पे भी दे सकते हैं एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया, जैसे वाटर हाइसिंथ है, नील नील पर्क है, लेंटेना कैमरा जिसे हम पुटूस कहते हैं, ये मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज हमारे इंडिया का। फिर कांग्रेस ग्रास है जिसे हम कांग्रेस ग्रास, ये भी हमारे इंडिया के लिए मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का।
और फिर ओवर हार्वेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अगर हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं या ओवर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, यानी उससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है। दिस रिफर्स टू द हार्वेस्टिंग रिन्यूएबल रिसोर्स एट एन अनसस्टेनेबल रेट टू एक्सटेंड दैट इट ग्रेजुअली बिकम नॉन रिन्यूएबल। फिर किलिंग एंड पोचिंग से भी बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज्यादा लॉस होता है। हम बहुत सारे जो लोग हैं वो हंटिंग करते हैं, किलिंग करते हैं, पोचिंग भी करते हैं। यानी इट इज इलीगल हंटिंग और कैप्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। जो एनिमल्स हैं उसके ऑर्गन्स को इन लोग ट्रेड करते हैं, कमर्शियल पर्पस पे हम ये लोग ट्रेड करते हैं। उसको हंट करके फिर उसके ऑर्गन्स को निकाल के फिर उसे बेचते हैं मार्केट में हाई हाई प्राइस हाई वैल्यूज में। तो ये भी पोचिंग भी, यानी किलिंग और पोचिंग भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा मेजर थ्रेट्स है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक थ्रेट्स है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। दिस रेफर्स टू द इंटरैक्शंस और एनकाउंटर्स बिटवीन एंड ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स विच रिजल्ट इन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, एनिमल रिसोर्स एंड हैबिटाट्स। तो ये भी हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हों या फिर यहाँ के जो नेटिव जो स्पीसीज है उनको ये खतरा है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण से। ठीक है, तो ये मेजर थ्रेट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी का। तो आज आज के इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, and if anyone having a doubt, please comment in comment section. Thank you so much, keep watching.